नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कम समय में आपको यहां पर पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें यहां पर जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ में यहां पर आपको आकलन भी करते रहना है कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो हर प्रश्न का उत्तर चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अंत में जरूर बताएगा कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ूं, 4 विकल्प पढ़ूं। इतने समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप वीडियो को पुश करके इत्मीनान से आंसर को दे दीजिएगा, चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए एक तरफ यहाँ पर जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके राज्य लिखे हुए हैं कि जो छोला भटूरा है ये किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए कूट में आपको आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा? देखिए छोला भटूरा है ना, छोला भटूरा कहाँ का व्यंजन है प्रसिद्ध, तो आपको सभी को पता होगा ये कहाँ का है, पंजाब का है। तो पहले में क्या आएगा आपका? ई आएगा, है ना। यहाँ लिख लेते ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगा सके। नारियल डली करी के साथ जो उबला हुआ टेपियोका है ये कहाँ पर खाया जाता है, तो सभी को पता होगा ये केरल में खाया जाता है। तो आपका सेकंड नंबर पे आएगा आपका बी। और सरसों के तेल में बनी जो पकी मछली होती हैं ये कहाँ पर खाई जाती है, ये कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो ये कश्मीर का है। तो आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका डी। और नारियल में तेल में बनी जो पकी मछली है ये कहाँ पर खाई जाती है, तो ये गोवा में खाई जाती है। कहाँ पर खाई जाती है? गोवा में। तो यहाँ पर जो मिलान होगा आपका 4th नंबर पर आएगा आपका ए, है ना। तो ए बी डी और ए बी डी और ए कहाँ पर है? सॉरी ई लिखा हुआ है, ई बी डी और ए। तो यहाँ पर देखिए 4th वाले विकल्प में देखेंगे तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। याद रखिएगा जो छोला भटूरा है ये पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है। नारियल डली करी के साथ जो उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, केरल में खाया जाता है। सरसों के तेल में बनी जो पकी मछली है ये कश्मीर में खाई जाती है और नारियल के तेल में जो बनी पकी मछली है ये गोवा में खाई जाती है। तो ये जो प्रश्न है ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम बात करेंगे तो भारतीय में त्योहार का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये आपको बताना है। दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, दीपावली, होली रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन या फिर होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है त्योहार के रूप में, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है आपका होली मनाया जाएगा, रक्षाबंधन, साथ में गुरु नानक जयंती। यदि आपने तीसरे पर टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारत का जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर तेल उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है। बॉम्बे हाईवे है, दीव है, दमन है या फिर अलियाबेट है। तो यहाँ पर जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र होगा वो आपका बॉम्बे हाई होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभाव के कारण को क्या कहते हैं? मीठा जहर कहते हैं, धीमा जहर कहते हैं, तीव्र जहर कहते हैं या फिर स्थानीय जहर कहते हैं। क्या कौन सा जहर कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए निरंतर होने वाले सामान्य जो शोर के दुष्प्रभाव का जो कारण होता है उसे क्या कहेंगे? धीमा जहर करेंगे, धीमा जहर कहेंगे। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? वो कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान है? फटाक से इसका आंसर दीजिए, 5वें का क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका राजस्थान, है ना। जो राजस्थान राज्य है इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? देखिए अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में या फिर बिहार में है? तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा गुजरात में। देखिए जो समय मैं आपको दे रहा हूं उस समय में यदि उस समय में आप सही आंसर का चयन नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूं। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई सूची पर विचार करना है आपको। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। क्या कछुआ है, क्या घड़ियाल है, कौवा है, बतख है या फिर मछली है? मछली, यहाँ पर 4 विकल्प है, मछली, घड़ियाल, कौवा या फिर कछुआ, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर कौवा, है ना। बाकी सब क्या है? जल में रहते, कौवा जल में नहीं रहता, इसलिए ये भिन्न है। तो यहाँ पर कौवा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 81 में, 73 में, 72 में या फिर 85 में? कब किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब किया गया था? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। यह किया गया था आपका 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। चलिए
अगला प्रश्न है निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। देखिए सही कौन सा नहीं है विकल्प जल के विषय में ये आपको बताना है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, या फिर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो यहाँ पर जल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो जल का घनत्व है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक नहीं होता है, तो ये विकल्प आपका गलत होगा। ये कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री पर होता है सर्वाधिक, है ना घनत्व। तो यहाँ पर 100 डिग्री लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह गलत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई दादा दादी चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का जो परिवार है, जो व्यवस्था को क्या कहेंगे, मातृवंशी परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पितृवंशी परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पिता मुखिया है, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, या फिर संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। वैसे यहाँ पर देखिए माता पिता भी है, छोटा भाई भी है, दादा दादी भी है, चाचा भी है। तो इस प्रकार का परिवार क्या होगा, आपका संयुक्त परिवार होगा। सिर्फ यहाँ पर नौकरी लिख दी गई है, ऐसा नहीं है चाहे नौकरी में हो कहीं पर भी हो, वो किसके साथ रह रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो माता पिता के साथ है, छोटे भाई के साथ है, दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, उनका एक परिवार है। तो उस परिवार को क्या कहेंगे आप, संयुक्त परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। पेन चपटे एवं पेने लिखा हुआ, पेने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिक भिन्न होती है ना, प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। दूसरे पशुओं का मांस, घास एवं शाक, फल या फिर अनाज। तो यहाँ पर देखिए पेने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के बारे में पूछा गया है। तो ये कौन से होंगे, कौन सी प्राथमिकता चुनेंगे, तो ये घास एवं शाक को चुनेंगे। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी भी कहते हैं। इस चित्रकला, ये जो चित्रकला है ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। महाराष्ट्र से है, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से या फिर कश्मीर से है। यदि आपको इन प्रश्नों को समझना है, यदि आपको लगता है कि सर ये प्रश्न समझा देते तो और भी अच्छा होता, तो हमने देखिए एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस पेपर जो ऑनलाइन एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उनमें ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वो वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे 7 पार्ट बनाए हैं जिसमें आपके सारे प्रश्न यानी कि लगभग 700 प्रश्न हमने वहां पर आपको दिए हैं। उन वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो आपको राज्य के बारे में बताना है, तो राज्य कौन सा होगा, सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, है ना, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उन आदिवासी वर्गों की पहचान करना है आपको जो कि हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। वो कौन से आदिवासी वर्ग है, संथाली जनजाति है, गद्दी जनजाति है, गौंड जनजाति या फिर सहाविया जनजाति है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की जो मूल निवासी है आदिवासी, वो कौन सी, गद्दी जनजाति है ना। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये जनजाति पाई जाती है, गद्दी जनजाति। जो संथाली जनजाति है इसके बारे में आपको पता होगा, ये झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। गौंड जनजाति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। सहाविया जनजाति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये जनजाति पाई जाती है। तो इन चारों के बारे में छोटी सी जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। काफी बार एग्जाम पूछा गया है, काफी बार हम बता भी चुके हैं। सत्रिया नृत्य, रॉफ नृत्य, चेराव नृत्य या फिर गरबा नृत्य। यदि जो प्रीवियस ईयर पेपर के यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो इस सारे चारों के चारों जो नृत्य है उनके बारे में एक एक करके समझाया है। यदि वो वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर मिजोरम का जो सबसे प्राचीन नृत्य है, सबसे पुराना नृत्य है, वो आपका चेराव नृत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में तय कर रही है, 21 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत 4 मीटर प्रति सेकंड में आपको देना, क्या देना है, चाल, है ना, चाल आपको यहां पर निकालनी है। देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं वो चाल से पूछे गए हैं। चाल का सूत्र आपको पता हो तो आसानी से आप यहां पर निकाल सकते हैं। चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय, है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1134 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में है ना, और मीटर प्रति सेकंड में आंसर देना है। तो 1134 बटे 21 और ये घंटे में आंसर, ये घंटे में दे रखा है जिसको मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालना है। तो 21 को हम 1134 काटेंगे, 21 का भाग यदि हम 1134 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 54 बार, है ना, देख लेना 54 बार कटेगा। अब यहां पर 54 ये क्या आया आपका, किलोमीटर
प्रति घंटे की दर से आया है और हमें क्या निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए आपको सभी को पता होगा 54 में किसका भाग देंगे हम, 5/18 का। किसका, 5/18 का। और 18 को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 54 आएगा। और 5 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं ना, सॉरी 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपका सही आंसर होगा। तो 15 कहां पर है, आपके पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वहां पहले ओ पर जाता है और ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है और वहां ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष की दिशा आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, उसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होती है, उत्तर होती है। सबसे नीचे क्या होती है, दक्षिण। इधर क्या होती है, पूर्व। और इधर क्या होता है आपका, पश्चिम होता है ना। तो इससे आप आसानी से जो दिशा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम एक बिंदु बना लेते हैं कि ये बिंदु है ना। और बिंदु पर क्या, कोई छात्र ए पर है, तो यहां क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए ए, इसके लिए वहां पहले ऊपर जाता है, तो जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। कहां पर है, उत्तर में 90 मीटर। उत्तर कहां पर है, ऊपर है ना। तो यहां पर हम एक लाइन खींच लेते हैं जो कि कितनी है, ये 90 मीटर है। और कहां पर पहुंचा, ये ओ पर। आगे चलते हैं कि ओ से बी तक ठीक पश्चिम दिशा में। पश्चिम कहां पर है, इस तरफ है ना। तो कितना चला, 120 मीटर। तो यहां पर हम लिख लेंगे 120 मीटर। और ये कहां पर पहुंच गया, बी पर। तो दूरी तय करके पहुंचता ए की बी से कम दूरी है ना, ए से बी। इधर हम जाएंगे, ये वाली जो दूरी है इसके बारे में आपको बताना है। और बी के सापेक्ष की दिशा, यहां पर कोई आदमी खड़ा है और ए तरफ देख रहा है, ए तरफ है ना। बी से सापेक्ष दूरी पूछा गया है ना। तो यहां पर कोई आदमी खड़ा है, कोई भी खड़ा हो, और इधर ए तरफ यदि उसको जाना है तो कौन सी दिशा होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी दिशा होगी, पूर्व दक्षिण है ना, या दक्षिण पूर्व होगी। तो दक्षिण पूर्व यहां पर कहां पर लिखा हुआ है, देखिए बी वाले विकल्प में लिखा हुआ है। और दूसरे विकल्प में और तीसरे विकल्प में। पहला विकल्प में दक्षिण पश्चिम, तो ये तो हो नहीं सकता, और चौथा हो ही नहीं सकता। अब दोनों में आपका एक आंसर हो सकता है, तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। अब हल कैसे आप करेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इससे पहले हमारे वीडियो देखे होंगे। तो आपको क्या करना है, करनी में जो भी यहां पर संख्या लिखी हुई है ना, जैसे कि 90 मीटर है, तो हम 90 को किस में लिख लेंगे, जो भी यहां पर संख्या लिखी हुई है सबका हमें स्क्वायर कर लेना है ना। तो 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो यदि हम 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 90 का आप यदि स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 810। यदि ऐसे आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो जीरो को आप हटा दीजिए, जीरो बाद में लगा लेना। 9 का कितना होगा, 81। 2 जीरो है तो 2 जीरो में से हम 1 जीरो यहां पर लगा देंगे तो 810 होगा। ये अभी करनी में चल रहा है ना। प्लस 120 का क्या आएगा आपका, 120 का आएगा आपका 12 का होता है 144, और 1 जीरो लगा दिया तो 1440। अब 810 और 1440 कितना होगा आपका, 2550। कितना होगा, 2550। और हम इसको यदि करनी में से निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 2550 का, तो इसका होगा आपका, है ना, 225 का देख लेते हैं। 225 का क्या होता है, 15 होता है। 15 × 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 1 जीरो यहां पर लगा देंगे तो कितना होगा आपका, यहां पर 150 मीटर है ना। मीटर में चल रहा सारा चीजें ये, तो मीटर 150 मीटर होगा। तो 150 मीटर कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां पर संख्या दी हुई है, जितनी भी संख्या दी हुई है उसको आपको जोड़ना है। वो भी करनी में आपको यहां पर उनका वर्ग निकाल लेना है, और वर्ग निकालने के बाद में उनको जोड़ लेना है। और यहां पर 2550 को यदि आप बाहर निकालेंगे तो उसका जो वर्गमूल होगा वो यहां पर लिख देना है। 150 × 150 करेंगे तो यहां पर 2550 होगा। तो 150 यहां मीटर यहां पर आपका सही आंसर होगा, दक्षिण पूर्व। आगे हम बात करेंगे, देखिए स्लोथ के बारे में आपको सभी को बता दिया, सारी जानकारी यहां पर दे चुका हूं। स्लोथ लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से स्लोथ के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। लगभग स्लोथ 40 वर्ष जीता है और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोता है। 4 विकल्प है, अच्छे से इत्मीनान से पढ़िएगा। डायरेक्टली मैं यहां पर आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, स्लोथ कितने घंटे सोता है, 40 घंटे सोता है। 40 वर्ष जीता है। इसकी लगभग औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है। और सोता कितने हैं, 17 घंटे सोता है। और ये अपने जीवन काल में कितने वृक्ष बदलता है, 7 से 8 वृक्ष मात्र। और 7 दिन में, यानी कि 1 सप्ताह में ही 1 दिन के लिए सोच के लिए नीचे उतरता है। तो इस स्लोथ के बारे में जानकारी हो गई, जिसके बारे में काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, आपको 3 राज्यों का ऐसा समूह बताना है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है।
तो वो कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। यहां पर आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर आपका होगा यहां पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए 3 ही राज्य नहीं है, और भी यहां पर राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि अरब सागर से सटे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, गोवा, दमन दीप, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, ये सभी के सभी अरब सागर से सटे हुए राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको सही कथन का चयन करना है कि सही कथन कौन सा होगा। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, तो देखिए पूर्णिमा को दोनों त्योहार नहीं मनाए जाते, एक मनाया जाता है, वो आगे बताएंगे। ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, तो अमावस्या को भी एक त्योहार मनाया जाता है, दोनों नहीं मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, तीसरा वाला विकल्प गलत है। सही कौन सा है? दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो याद रखिएगा ये पूछा गया है, और एक नहीं 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है रेगिस्तान ओक के बारे में। देखिए रेगिस्तान ओक के बारे में काफी बार आपको बता चुका हूं, ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला विकल्प है आपका, यहां वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवारों की ऊंचाई तक बढ़ता है। बिल्कुल सही है आपका पहला वाला विकल्प। यहां वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो यहां वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, यहां आबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही है। इसमें इस वृक्ष के तने में देखिए यह सामान्य कक्षा की जो दीवारी की ऊंचाई तक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। कितना मीटर बढ़ता है? लगभग ये 10 मीटर बढ़ता है। और इसकी जो वृक्ष की जड़ें हैं वो कितनी बढ़ती हैं? तो जितना ऊंचाई पर इसका वृक्ष होगा उसके 30 गुना, इसकी 30 गुना नीचे तक इसकी जड़ें जाती हैं। तो जहां तक जाती जब तक उसको पानी वहां पर मिल नहीं जाता है ना। तो इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। तो आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। डी देख लेते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना, 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती जब तक कि उसे जल तक ना पहुंच जाए। तो डी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। अगला विकल्प है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते होते हैं। देखिए इस पर घने पत्ते नहीं होते हैं और बहुत सी शाखा भी नहीं होती है। तो यहां पर सही क्या होगा आपका? ए, सी और डी। ए, सी और डी कहां पर लिखा हुआ है? आपके पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट, देखिए फीट में कितना होगा? 10 से 12 फीट, और मीटर में यहां पर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहां होने चाहिए? देखिए घर से संबंधित काफी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे और ये भी काफी बार पूछा गया है। क्यों बनाया जाता है 10 से 12 फीट? क्योंकि यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो वहां गांव कौन सा है, वहां राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, असम है या फिर उत्तराखंड है? तो इसके बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा, वो असम है ना। असम राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है और उनके घर जो होते हैं वो बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट, फीट में 10 से 12 फीट और मीटर में 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए होते हैं। तो याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी और गांधीधाम के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में पार कर देती है ना, पार लिखा हुआ पार कर लेती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों की जो बीच रेलगाड़ी की औसत चाल है वो आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। किलोमीटर में दे रखा है और घंटे में दे रखा है। आंसर आपको यहां पर देखना, पूछा क्या गया है मीटर प्रति सेकंड में और चाल पूछी गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चाल का सूत्र क्या होता है। चाल का सूत्र होता है आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर देखिए दूरी बटे समय, दूरी कितनी है उसकी? 2268। ये किस में है? किलोमीटर में है, 2268 है ना। और दूरी कितनी है उसकी? समय कितना लगा उसको? 42।
और ये किस में है, घंटे में है। तो एच का मतलब होता है हॉर्स है ना, इसलिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है। तो हम 42 से 2268 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये भी 54 बार कटेगा। कितनी बार, 54। तो 54 क्या आया आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में आया है। हमें क्या चाहिए उत्तर, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो 54 को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे इसमें, 5/18 का। और इसके बारे में तो आपको पता होगा, 3 बार हम 18 से 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार तो 54 आएगा, और 5 × 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 कहां पर है आपका, सेकंड वाले विकल्प में, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। अब यहां पर आपको दिया गया है, देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में दिया गया है और कूट में आपको आंसर बताना है। तो पुश कर लीजिएगा वीडियो को, 4-5 विकल्प दिए हैं, इसको पढ़कर कूट में आंसर देना, क्योंकि जैसे जैसे मैं विकल्प पढ़ता जाऊंगा आपको आंसर देता जाऊंगा। तो यहां पर देखिए पहला विकल्प है आपका कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, रेगिस्तान में पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। और कहां पर पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, है ना। और इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है, ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो ये रेगिस्तान में पाया जाता है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो ये जो जल है ये रेगिस्तानी ओक है ना, रेगिस्तानी ओक थोड़ी देर पहले बताया था हमने ना, ये उस पेड़ के बारे में है, ना कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। फोर्थ विकल्प है आपका कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है तथा इसके लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो बहुत कम पत्तियां किसमें होती हैं, रेगिस्तान ओक में होती हैं, यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष में नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ई वाला विकल्प भी आपका गलत होगा, है ना। तो सही क्या होगा आपका, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी किसमें है आपका, पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। जिस क्षेत्र में, देखिए कि जो छात्र है उसका कहना है कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती, जहां पर बारिश बहुत अधिक होती वहां पर किस प्रकार के घर बनाए जाते, बांस के घर बनाए जाते, और वहां राज्य कौन सा है, असम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो कि 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और इंच में 3-3.5 इंच है ना, सॉरी मीटर में। तो यहाँ पर देखिए बारिश बहुत कम होती, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यहाँ पर बनाई लिखा हुआ है ना, बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हुआ है। तो जहां पर गर्मी बहुत होती, बहुत कम वर्षा होती है, वहां पर रेगिस्तान पाया जाता है। जैसे रेगिस्तान कहां पर है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो उससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वहां राज्य कौन सा है, लद्दाख है, असम है, राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो लद्दाख में बरसात होती है, असम में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। कहां पर बहुत कम वर्षा होती है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान ओक के बारे में जैसे हमने बताया था, खेजड़ी के बारे में हमने बताया था, जो कि वहाँ का राजकीय वृक्ष भी है खेजड़ी राजस्थान का, जैसे कि आपको पता होगा। तो वहाँ पर जो राजस्थान है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ पर जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, साथ में जो दीवारें होती हैं वो भी जो होती मोटी बनी होती हैं, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है वो जल्दी घर में ना घुस सके अंदर, है ना। तो ये इसकी जो मिट्टी से ही इसको पोतते हैं, इसकी सुंदरता जो होती है वो मिट्टी से ही सुंदरता बनाई जाती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो ये राज्य कौन सा होगा आपका, राजस्थान होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र का कथन है, इस पर विचार आपको करना है कि वो जिस जगह से आया वहां से अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी, शुरू में मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न में, सरसों के तेल में पकी जो मछली है वो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया है, गोवा से, केरल से, कश्मीर से, मिजोरम से। पहले वाले विकल्प में ही मैंने आपको बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप सटीक और जल्दी से आंसर बता सकते हैं कि वहां जगह कौन सी होगी, कश्मीर होगी। कश्मीर के जो लोग हैं वो सरसों के तेल में बनी पक्की मछली को खाना पसंद करते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जानवर का जो आगे के दांत है उसकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं ना, पूरी जिंदगी आगे के दांत बढ़ते रहते हैं। बिल्ली है, गिलेरी, सांप है या फिर बाघ है। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा गिलेरी। साथ में चूहा भी है ना, गिलेरी यदि नहीं आई विकल्प में और चूहा दे तो चूहा भी एक ऐसा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो भी कुछ ना कुछ कुतरता रहता है जिससे कि उनके आगे के दांत ना बढ़े। अगला प्रश्न है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, 62 में, 60 में या फिर 75 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था पूछा गया है। तो यह किया गया था 1972 में, है ना। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित 1972 में किया गया था।
अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया है। एम्स्टर्डम में है, सिडनी में है, न्यूयॉर्क में है या फिर नागासाकी में है? तो ये कहां पर है? नीदरलैंड में। कहां पर है? और नीदरलैंड में कहां पर है? तो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में है। तो यहां पर जो पहला वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? कहां पर है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में है? राइट आंसर आपका होगा, देखिए आर्सेनिक द्वारा जल जो प्रदूषण है ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? देखिए यहां पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके बारे में काफी प्रश्न पूछे गए थे सीटेट एग्जाम में, तो उसी से संबंधित यहां पर प्रश्न रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन से? सुनीता विलियम्स है, सूर्यमणि है, बछेंद्री पाल है या फिर कर्णम मल्लेश्वरी है? राइट आंसर आपको यहां पर पहले बताना है मुझसे, कौन सा सही आंसर होगा। राइट आंसर देखिए यहां पर वेट लिफ्टर के बारे में पूछा गया है, तो वो आपके कर्णम मल्लेश्वरी होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यहाँ एक्ट लिया गया है। ये किस एक्ट से लिया गया है कि जो व्यक्ति वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं तो वहां पर जो रह रहे हैं या फिर जो भूमि पर निवास कर रहे हैं वो उनका अधिकार वहां पर हो जाएगा। तो वन एक्ट के अधिकार 2007, भारतीय वन एक्ट 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से या फिर भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो ये जो लिया गया है ये वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऑनलाइन है ना। कसक कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है, कृतंक जिसको छेदक बोला जाता है वो कहा जाता है या फिर सल्क कहा जाता है? तो सांप के जहरीले दांतों में क्या रहता है उनके? जहरीले। तो जहरीले दांतों को क्या कहते हैं? तो विषदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यहाँ पर कौन सा जहरीला नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। टोटल कितने प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं भारत में? 4 प्रकार के। एक वीडियो हमने पर्यावरण अध्ययन में बनाई है जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई, यानी कि वहां पर पर्यावरण के सारे एक ही वीडियो में महामैराथन क्लास है, लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास है, उसको देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितने प्रकार के सांप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वहां पर चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो कौन सा सांप जहरीला नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। दुबोलिया ये बिल्कुल जहरीला है, अफाई ये भी जहरीला है ना। भारतीय सेल अजगर जो अजगर है, पाइथन जिसको बोलते हैं, ये जहरीला नहीं होता है ना, याद रखिएगा। करेत ये भी जहरीला है। 4 प्रकार के जो सांप है उनमें 3 प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं और तीनों के तीनों ही जहरीले सांप होते हैं। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? पेड़ से, ऊंट से, बकरी से या फिर अल्पेका से? तो सबको पता है पश्मीना जो ऊन है ये बकरी से प्राप्त होता है। बकरी का नाम होता है पश्मीना बकरी। और उस वीडियो को आप देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3-4 घंटे की महामैराथन क्लास दी है, तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कीटों को जाल में फंसाने वाला पौधा कौन सा है? सभी को पता है इसके बारे में भी। अमरबेल पौधा है, सूरजमुखी पौधा है, कैक्टस पौधा है या फिर घटपर्णी पौधा है? तो जो पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है वो आपका यहाँ पर होगा घटपर्णी पौधा। कौन सा? घटपर्णी पौधा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा, जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेफेंथिस पौधा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो बीच की दूरी कितनी है? वो 504 किलोमीटर है। और कोई रेलगाड़ी इस दूरी को मात्र 7 घंटे में तय करता है, तो इस रेलगाड़ी के मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बतानी। फिर यहां पर चाल पूछी गई है। चाल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? अभी दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी बताई गई? यहाँ पर 504 बताई गई है और यहाँ पर समय कितना बताया गया है? 7 घंटे बताया गया है। तो 7 से हम 504 को यदि भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 72 बार जाएगा।
और ये जो 72 है ये किस में आया, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आया हुआ है, और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। तो 72 को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो किसका भाग जाएगा, 5/18 का, और 18 का हम यदि पहाड़ा पढ़ेंगे तो 72 कितनी बार आएगा, तो यदि आप पढ़ेंगे तो 4 बार। 18 चौक कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो 4 × 5 करें तो कितना आएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कहां पर लिखा हुआ, 20 फोर्थ वाले विकल्प में, और ये विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी से, मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा हल करने में, 1 मिनट तो मैंने ज्यादा बता दिया, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं वैसे इसी प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो याद रखिएगा, यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में हल करना है तो 5/18, और इसी को यदि ये मीटर प्रति सेकंड में दिया होता और इसको घंटे में आपको कन्वर्ट करना होता, किलोमीटर घंटे में, तो इसको उल्टा कर देते 18/5। तो इसकी जानकारी तो मुझे लगता है आपको पता होगी, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य के बारे में बताना है जो मिजोरम के निकट है ना। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है, बिहार, छत्तीसगढ़, असम है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है, या फिर त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। यहां पर मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य के बारे में आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, मिजोरम के जो 3 राज्य है वो त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर है, यानी कि फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासी की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। यहां पर जिस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं उस राज्य में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहां पर कुछ भी एक, जैसे कि लोटा ही रख दिया है ना, कुछ भी रख दिया, कोई सा पात्र रख दिया, उसमें चिट बनी होती है ना, चिट पर नाम लिखे होते हैं और इस पात्र पर डाल दिए जाते हैं, जिसमें जो व्यक्ति, यदि कोई सा भी जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो उनकी लगी हुई है, उसमें से एक व्यक्ति जो लॉटरी की टिकट है उसको उठा लेता है, जिसका नाम आता है उसको वो खेती दे दी जाती है और उस साल वही खेती करता है। वहां किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो खेती है वो नहीं होती है ना, हर साल किसी ना किसी को देते रहते हैं, और किसके माध्यम से देते हैं, ग्राम सभा में वो लॉटरी निकाल कर ही देते हैं। तो वो कौन सा राज्य है, लद्दाख है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड है। तो इसके बारे में आपको पता होगा, वो मिजोरम है ना। तो यहां पर जो सेकंड वाला विकल्प है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है, तिब्बत का, नेपाल का, भारत का या फिर चीन का। एक प्रश्न और पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई। तो यहां पर देखिए क्यूज दे रहा हूं मैं, क्यूज के तौर पर एक प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, प्रश्न लिख दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है। तो यदि आपने वहां पर सही आंसर दे दिया तो वहां पर मैं लाइक कर दूंगा और बता दूंगा कि हाँ आपने सही आंसर दिया है। तो यहां पर देखिए माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए कौन से देश का भाग है, तिब्बत का, नेपाल का, भारत का या फिर चीन का। तो यहां पर आपको इसका आंसर सभी को पता होगा, वो है नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो किस देश का भाग है, तो नेपाल का है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है वृक्षों, और कौन सा वृक्ष है, यदि आप पढ़ेंगे तो नीचे दे रखा बरगद, है ना। बरगद के वृक्षों के बारे में यहां पर बताना है, पौधों के बारे में बताना है कि इनकी जो जड़ें हैं उसमें पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षण लिखे हुए हैं, उस पर विचार करना है और बताना है कि सही कौन सा है ना। तो यहां पर देखिए पहले विकल्प पे चढ़ेंगे, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, 4 विकल्प 5 विकल्प जो दे रखे हैं उनको पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर शुरुआत से ही आंसर आपको देता चलूंगा। वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है, बिल्कुल सही है। जो लटकती शाखा होती है, जो पेड़ बना होता है ना, उसमें जो लटकती शाखा होती है वो क्या होती है, उसकी जड़ें होती हैं, जो कि धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसती चली जाती है ना, उसके अंदर भी चली जाती है, आपने देखा हो तो। दूसरा विकल्प है आपका, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। 30 गुना नहीं होती है, किसकी होती है, रेगिस्तानी ओक की, रेगिस्तानी ओक की है ना, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा, सही कौन सा होगा आपका, पहला वाला विकल्प। तीसरा विकल्प है आपका, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना होता है। जो वृक्ष की जड़ें होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्या करती है, उस वृक्ष को मजबूत बनाती है, उसको सहारा देने का काम करती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चौथे विकल्प पे चले तो जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना होता है, तो ये खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करती हैं जड़ें, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका गलत होगा। ई देख लेते हैं, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपका पांचवा विकल्प भी सही होगा। सही क्या होगा आपका, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ए, सी और ई। तो ए, सी और ई कहां पर है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ए, सी और ई यहां पर देखिए पहले वाले विकल्प में है और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए, किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कथन पर आपको विचार करना है कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां पहाड़ी इलाका है। देखिए, जहां पर ज्यादा बारिश होती, मैंने आपको बताया था, वो कौन सा राज्य है? असम में, जहां पर बांस के खंभे होते हैं, यानी कि लकड़ी के वहां पर घर बनाए जाते हैं। उसके बाद में जहां पर कम बारिश होती है वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका राजस्थान। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ बारिश तो यहाँ पर अधिक होती है, साथ में बर्फ भी यहाँ पर पड़ती है। और जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो हमारे घर पर तथा लकड़ी से बनते हैं। हमारे घर कहाँ किसके बनते हैं? इनके लकड़ी के बनते हैं ना। तो यहाँ छात्र कहाँ से आए हुए हैं? तिनसुकिया असम से आए हुए, चेन्नई तमिलनाडु से, मनाली हिमाचल प्रदेश से, या फिर उदयपुर राजस्थान से। तो राजस्थान से तो आए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम है। असम के बारे में बता दिया है, यहाँ पर वर्षा तो अधिक होती है ना, लेकिन यहाँ पर बर्फ वगैरह नहीं गिरती और ये पहाड़ी इलाका नहीं है, तो असम भी नहीं होगा। क्या सही आंसर होगा आपका? मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है कहां पर है? एंडीज में है, सिसिली में है, हवाई में है, या फिर रॉकीज में है? यहाँ पर कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है कहां पर स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये एंडीज में स्थित है। कहां पर है? एंडीज में। अगला प्रश्न है, गिनको जाना जाता है। जो गिनको है ये जीवित जीवाश्म में है, प्राणी है, पक्षी, या फिर सरीसृप है? क्या है गिनको? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो गिनको है क्या है? ये एक जीवित जीवाश्म है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.6 से अधिक होता है, 7 से कम तथा 5.6 से अधिक होता है, 5.6 से कम होता है, या फिर 7 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान यहां पर पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा हमेशा, ये 5.6 से कम होता है। कितने? 5.6 से ये कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है ना, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, गंगा, सिंधु। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली के बारे में आपने सुना होगा। पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वहां बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं, किस राज्य का भाग है? यहाँ पर ये पोचमपल्ली जो शहर है ये किस राज्य का भाग है, इसके बारे में पूछा गया है। केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, या फिर तेलंगाना का है? देखिए, पोचमपल्ली शहर के बारे में पूछा गया है ना। तो ये जो शहर है ये तेलंगाना राज्य का भाग है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 6 है, 7 है, 9 है, या फिर 11 है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या सभी को पता है, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। 47 का आंसर आपको दे रहा हूं, इसका सही आंसर आपको क्यूज के तौर पर बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। 6 है, 7 है, 9 है, या फिर 11 है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? यहां पर देखिए, छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू, इनके आपको यहाँ पर जीव क्रमशः जंतु के किस वर्ग में है इसके बारे में बताना है। तो क्या छिपकली सरीसृप है, पक्षी, इस प्रकार से बताना है। 4 विकल्प पढ़ लीजिएगा आराम से। तो देखिए, छिपकली क्या है, छिपकली के बारे में आपको बताना है। छिपकली क्या है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से फटाक से। तो देखिए, छिपकली क्या है? एक सरीसृप है। छिपकली एक सरीसृप है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी जीव है। कलचिड़ी क्या है? एक पक्षी है। बिच्छू क्या है? एक कीट है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना था, है ना, उनके वर्ग आपको बताने थे। चलिए, अगला निम्नलिखित का मिलान करना। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। इधर स्थान लिखा हुआ है, राज्य लिखे हुए हैं, और इधर उनके सामान्य घर लिखे हुए हैं कि किस प्रकार का घर यहाँ पर बनाया जाता है। तो असम, लद्दाख, मनाली और राजस्थान के बारे में बताना है, और कूट में आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो शुरुआत में देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है असम। असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था, बांस के मजबूत खंभों से बना होता है, ढालू छतें होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ? 5वें पे। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए, आपका ए का क्या होगा? ए का वी होगा, है ना। लद्दाख में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो लद्दाख में आपके पत्थर से बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। मनाली में किस प्रकार के घर बने होते हैं? तो मनाली में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर किस प्रकार के बने होते हैं? पत्थर
लकड़ी के बने होते हैं और इसकी ढालू छतें होती हैं, ढालू लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। राजस्थान में क्या होता है, मिट्टी के कटीले घर तथा झाड़ियों से बनी छतें होती हैं, तो यहाँ पर तीसरा वाला होगा आपका, है ना। तो चारों राज्यों के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। बी का क्या बताया था मैंने अभी आपको, सेकंड, है ना। और सी का क्या बताया था आपको यहाँ पर, चौथा वाला। और डी का क्या बताया था आपको यहाँ पर, तीसरा वाला। तो इससे क्या पता चलता आपको, 5, 2, 4 और 3, 5, 2, 4 और 3, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार से आप इन सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं है, मूंगफली है, मक्का है या फिर चावल है। सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से इसका आंसर आप कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो झारखंड की मुख्य फसल के बारे में पूछा गया है, वो क्या होगी, चावल होगी। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना, इन पांचों में से भिन्न कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या झील है, पर्वत है, तालाब है या फिर झरना है। यहाँ पर पहला विकल्प है ये, और ये दूसरा ही मान लीजिए इसको, और इसको तीसरा मान लीजिए, है ना। ये 4 विकल्प हैं, इसमें से भिन्न आपको बताना है क्या है। तो सभी को पता है पर्वत, है ना। झील, तालाब, नदी, झरना ये सब पानी के स्रोत है, और पर्वत नहीं है, तो पर्वत यहाँ पर इन सभी से भिन्न है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापार दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा गया है। बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और भी जो राज्य है उनके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो महामैराथन क्लास है उसको देख लीजिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कौन से देश से कौन सा फल या फिर कौन सी सब्जी आई थी, सारी जानकारी वहां पर हमने दे रखी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा टमाटर, है ना। टमाटर जो है ये दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाया गया था। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। तो यहाँ पर देखिए, तेलंगाना, गुजरात है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है या फिर गोवा केरल है। जहाँ पर इडली खाया जाता है, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, जहाँ पर लोकप्रिय भोजन है, वो कौन से 2 राज्य हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर वो 2 राज्य होंगे आपके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। यहां के जो लोग हैं वो सर्वप्रिय जो इनका भोजन होगा वो इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी होगी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, लेखा। जहां पर वो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। और जहां पर जो जानवर, जो पश्मीना बकरी है, जैसे कि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो जो पश्मीना बकरी को जो रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, लेखा। तो वो किस राज्य के हैं वो लोग, वो आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, जम्मू और कश्मीर या फिर लेह और लद्दाख है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वो आपका लेह और लद्दाख होगा, है ना, लेह और लद्दाख। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य या फिर लोक नृत्य है। जितने भी लोक नृत्य हैं और कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, उस वीडियो के माध्यम से बताया है, उसको देख लीजिएगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, उसके लिंक आपको दे दूंगा, है ना। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, या फिर उसके लिंक में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आपको बार बार वो दिखती रहेगी, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप आसानी से उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, छऊ नृत्य के बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश है, असम में, छत्तीसगढ़ है या फिर मिजोरम है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। जो छऊ नृत्य हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि ये झारखंड राज्य की भाषा है ना, कुडुख। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। उस पक्षी का आपको नाम बताना है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। चील है, बाज है, गिद्ध है या फिर उल्लू है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, वो होगा आपका उल्लू। जो उल्लू है, उसकी जो पक्षी है उल्लू, उसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। उस जानवर के बारे में आपको बताना है, उस जंतु के बारे में आपको बताना है। लंगूर है, स्लोथ है, कुत्ता है या फिर बाघ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 4 विकल्प पढ़ेंगे आंसर आपके सामने होगा।
वो बाघ है। और बाघ ही एक ऐसा जानवर है जो कि जब पत्ते हिल रहे होते हैं झाड़ियों के, तो वो किस कारण हिल रहे होते हैं, क्या हवा के कारण हिल रहे होते हैं या फिर वहां पर कोई जानवर छुपा होता है, तो ये भी वो अपनी कानों की मदद से ये उसको पता चल जाता है। तो वो जानवर कौन सा है, वो जंतु कौन सा है, बाघ है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना या फिर आटा गूंथना। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, इन चारों में से कौन सा अन्य है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कंघी करना है ना, चाय बनाने में पानी का उपयोग होता है, तैरने में, आटा गूंथने में, लेकिन कंघी करने में ऐसा कुछ भी उपयोग नहीं होता है, इस कारण कंघी करना इन चारों से भिन्न है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, यहाँ पर आपको मिलान करना, पक्षी के नाम एक तरफ लिखे हैं और घोंसलों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है कि यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए शकरखोरा अपना घोंसला कैसे बनाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो शकरखोरा है, ये जो अपना घोंसला है, एक छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला, इसमें बारीक घास होती, पतली टहनियां होती, सूखे पत्ते होते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं ना। तो शकरखोरा अपना घोंसला कैसे बनाता है, इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो वीडियो हमने बनाया है जिसके बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी हम बात करें यहाँ पर कोयल कैसे अपने घोंसला बनाती है, तो कोयल तो अपना घोंसला बनाती नहीं है, और किसके घोंसले में अपना अंडा रख के आती है, तो वो है कौवा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यहाँ अंडे देती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ए का क्या आएगा आपका चौथा, है ना, और बी का क्या आएगा आपका पहला, ताकि यहाँ पर प्रश्न चुनने में उत्तर चुनने में आसानी हो। कलचिड़ी अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो जो कलचिड़ी है अपना घोंसला सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियां लिखा हुआ है ना, टहनियां, जड़ें, बाल, रुई बिछी होती है ना। इस प्रकार का घोंसला कौन बनाती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच, तो वो कलचिड़ी बनाती है। उसके बाद आ जाए दर्जिंग चिड़िया। दर्जिंग से होती दर्जी, है ना। दर्जी कैसे अपना जो कपड़े हैं वो सिलता है, तो ऐसे ही जो झाड़ी पर जो पत्ते होते हैं उनको आपस में जोड़ देती, सिल देती है, यानी कि झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीली चोंच से सिकर बनाएगा घोंसला किसका होता है, तो ये दर्जिंग चिड़िया का होता है। तो यहाँ पर देखिए सी का क्या होगा आपका, सी का होगा आपका सेकंड नंबर का, और डी का क्या होगा आपका तीसरे नंबर का। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहां पर लिखा हुआ है, 4 2 1 3। तो यहां पर देखिए एक होना चाहिए था, तो ये नहीं है, तो थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। चौथे विकल्प में देखेंगे, देखिए एक का 4 दे रखा, बी का फर्स्ट दे रखा, सी का सेकंड दे रखा और थर्ड का तीसरा दे रखा है, यानी कि फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। किस वर्ष भुज गुजरात में जो भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो किस वर्ष आया था, 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2004 में। तो जो गुजरात में भूकंप आया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये 2001 में आया था। कब आया था, 2001 में। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार का जो नृत्य है चेराव, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, है ना, और काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं चेराव से ही पूछे गए हैं। तो चेराव जो है पूछा गया है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, असम, मिजोरम, ओडिशा या फिर झारखंड। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था मिजोरम के बारे में, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल, देखिए फिर से यहाँ पर चाल पूछी गई है और मीटर प्रति सेकंड में पूछी गई है और आपको यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए चाल का मैंने सूत्र बताया था, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1512 है जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, और समय कितना है आपका 28 है। 28 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो कितनी बार में 1512 आएगा, तो यहाँ कर लीजिएगा। वैसे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ 54 बार, है ना। इसको आप 28 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 54, है ना। और 54 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये एम लिखा हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको आपको मीटर सेकंड में आपको बदलना है, तो कैसा बदलेंगे, 54 में किसका भाग देंगे, 5/18 का, और 18 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा आपका, मात्र 3 बार में ना। 18 कितने होते हैं, 54 होते हैं।
तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आएगा आपको 15 है ना, और ये 15 क्या आएगा आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो 15 कहां पर लिखा हुआ है, सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? राइट आंसर क्या होगा 64 का। इसका सही आंसर होगा आपका राजस्थान। याद रखिए घाना नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए कौन सा वन जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग है ना, सरिस्का है, दाचीगाम है, जिम कार्बेट है या फिर रानीखेत है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर दाचीगाम। दाचीगाम वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जो है ये हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। सबसे पुराना जो उद्यान है वो कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर चले जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या फिर खुशबू के लिए? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर त्वचा के लिए। जो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा मारे जाते हैं वो त्वचा के लिए मारे जाते हैं। बोरा चिपचिपी चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है? असम में पाया जाता है, बिहार में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में? जो बोरा है एक प्रकार का चावल है, एक प्रकार के किस्म है जो कि चिपचिपे चावल होते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये पाए जाते हैं असम में। कहां पर? असम में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला जो घोंसला है वो कौन बनाता है? कौन सा पक्षी बनाता है? सूर्य पक्षी, कोवा, बारबेट या फिर भारतीय रोबिन? तो वो बनाता है सूर्य पक्षी, सनबर्ड है ना। पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। ये छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला जो घोंसला है वो सूर्य पक्षी या फिर सनबर्ड बनाता है। चलिए मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बलियम्मा कहा जाता है, अम्मुम्मा कहा जाता है, थम्मा या फिर दीदू? तो ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? केरल में कौन सा स्थान है? बलसाड़ है, कोझिकोड है, उडुपी है या फिर मालाखेड़ा है? तो यहाँ पर केरल के बारे में पूछा गया है और राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कोझिकोड। जो कोझिकोड है ये स्थान कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए निम्न में से किस स्थान पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? नावों का उपयोग है ना, लद्दाख एवं कारगिल में, कश्मीर एवं केरल में, सिक्किम एवं दार्जिलिंग में या फिर दिल्ली एवं मिजोरम में? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कश्मीर और केरल। इन दो राज्यों में आप नावों का जो उपयोग है वो यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा के बारे में। देखिए कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है ना, 4 यहाँ पर विकल्प दे रखे हो, चारों में राज्य दे रखे हैं। आपको उन राज्यों का चयन करना है जिसमें कर्क रेखा गुजरती है भारतीय राज्यों से, है ना। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न एक साथ दे रखे हैं और पूछा गया है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी और अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को घुमा लेता है? और ये गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो झटके से आगे पीछे कर सकने वाला जो पक्षी होता है वो तो होती है मैना। और कौन सी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, यानी कह सकते हैं कि 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को घुमा लेता है? तो वो है उल्लू, है ना। दोनों प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैना आपका राइट आंसर होगा और यहाँ उल्लू आपका सही आंसर होगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में? सभी को पता है, काफी बार एग्जाम पूछा गया है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे कि पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हाथियों के बारे में। थोड़ा सा प्रश्न ऊपर दब जाएगा, यदि हम प्रश्न को नहीं दबाएंगे तो ये विकल्प दब जाएंगे। तो मैं आपको प्रश्न को पढ़ के सुना देता हूं। हाथियों के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है ना। हाथियों के बारे में सही कथन का चयन करना, 4 विकल्प है और कोट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर देखिए पहला विकल्प है आपका कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियों और बच्चे होते हैं। 20 से 25
हथनी और बच्चे होते हैं। क्या ये विकल्प सही है या फिर गलत है? यहाँ पर हम शुरू से ही इसका आंसर देखते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 से 25 हथनियों और बच्चे नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12। कितने होते हैं? 10 से 12 हथनियों और बच्चे होते हैं एक झुंड में, ना कि 20 से 25। तो पहला विकल्प आपका गलत हो गया। बी है कि हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो देखिए बी वाला विकल्प भी आपका गलत है। जो हाथी हैं वो 4 से 5 वर्ष की आयु तक झुंड में नहीं रहते हैं, वो 14 से 15 वर्ष की 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, ना कि 4 से 5 वर्ष। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत है। सी विकल्प देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता। बिल्कुल सही है। 100 किलोग्राम दे दे या फिर 1 क्विंटल दे दे, है ना। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है, तो 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है एक बड़ा हाथी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले रहती है, यानी कि जो उसका जो नेता होता है वो झुंड का, वो कौन होता है? बुजुर्ग हथनी होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सी और डी, या 2 विकल्प होंगे जो कि सही होंगे। तो सी और डी किसमें है? आपके तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक चली थी? पहली यात्रा ट्रेन कब चली थी? तो यहां पर सन आपको याद रखना है 1853 में। बंबई से थाने के बीच में चली थी, कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, कलकत्ता से दमदम के बीच में, या फिर बंबई से पुणे के बीच में। पहली यात्री ट्रेन कितनी चली थी और कितने किलोमीटर? ट्रेन जो चली थी मात्र 34 किलोमीटर चली थी। कितना? 34 किलोमीटर। अब वो ट्रेन कौन सी है? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, कहां से कहां तक चली थी? तो वो बंबई से थाने के बीच तक चली थी, मात्र 34 किलोमीटर। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, WWF से आशय आपको बताना है क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड है, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड है। WWF से आशय यानी कि उसका पूरा नाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये WWF का पूरा नाम होता है। चलिए फूलों की घाटी काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में। तो इसका आंसर आई होप आपको सभी को पता होगा। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? यहां पर देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेले के बारे में पूछा गया है। क्या सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, या फिर हरिद्वार में? सही आंसर का चयन सबसे पहले आपको करना है ना हर प्रश्न का। राइट आंसर आपका होगा यहां पर सोनपुर में। याद रखिएगा जो सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसे कैसे निकालती है, या विधि को क्या कहा जाता है? छानना कहा जाता है, हाथ से चुनना, निष्पादन, फटकना, या फिर थ्रेसिंग करना, है ना। भूसे से अनाज को अलग करना, है ना, तो ये क्या कहलाता है? निष्पादन, जिसको क्या कहते हैं? फटकना, है ना। फटकने से भूसे को अनाज से अलग करते हैं। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए जीवों के संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है? सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता, या फिर परजीविता। तो उसको क्या कहा जाता है? जिसको एक को तो लाभ होता है और एक को हानि होती है, तो उसको परजीविता कहा जाता है। आपने अमर बेल देखा होगा। अमर बेल क्या करता है कि एक जो पेड़ होता है उस पर चढ़ जाता है, तो जो अमर बेल होता है उसको तो लाभ होता है, लेकिन उससे जो जिस पेड़ पर वो चढ़ी हुई है उसको हानि होती है। तो कह सकते हैं कि अमर बेल क्या है? तो अमर बेल एक परजीवी है ना, परजीविता है। तो याद रखिएगा एक पेड़ को लाभ होता है, एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परजीविता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को आपको पहचानना है। फसल कटने पर जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो पर्व मनाए जाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए और कूट में आंसर देना है कि सही कौन सा है। देखिए पहला विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। देखिए बिल्कुल सही है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इसमें तिल संक्रांति को मनाया जाता है। बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प है आपका झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नौवान को मनाया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा, क्योंकि जो पोंगल बनाया जाता है ये झारखंड में नहीं बनाया जाता। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल का जो त्यौहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और जो नौवान का जो त्यौहार है, ये जो नौवान का जो त्यौहार है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर?
पश्चिम बंगाल में, इस कारण आपका बी वाला विकल्प गलत होगा। तीसरा हम देखें तो गुजरात लोहड़ी को मनाता है ना, और केरल ओणम को मनाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो लोहड़ी है ये गुजरात में नहीं मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपकी पंजाब और हरियाणा में। कहां पर? पंजाब और हरियाणा, गुजरात में नहीं मनाई जाती। और ओणम की हम बात करें तो जो ओणम है ये केरल में ही मनाई जाती है। कहां पर? केरल में जो ओणम का त्योहार है ये मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में लोहड़ी नहीं मनाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। डी की हम बात करें तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में नववान मनाया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, यानी कि ए और डी, ए और डी ही आपका यहाँ पर सही होगा। और ये किसमें है? आपका सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, साबुत लिखा हुआ है। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वहां है, क्या है? तना है, पत्ती है, जड़ है या फिर फल है। आपने देखा होगा और आपने किया भी होगा, है ना। एक टाइम ऐसा था कि आपने इसको रखा होगा पानी में भिगोकर, वो अंकुरित हो जाता है। तो वो भाग कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो वो भाग आपका होगा जड़, है ना। वो जो अंकुरित होता है वो कौन सा भाग होता है? वो जड़ होती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर विटामिन B3। यहाँ पर बेरी नामक रोग के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, यह विटामिन B1 की कमी से होता है। पटसन का रेशा पटसन के पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, पत्ती से, फूल से या फिर तना से? पटसन का जो रेशा है वो पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पता होगा आपको इसके बारे में। तो ये होता है तना से। किससे होता है? तना से। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? देखिए, जड़ कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। मूली, शकरकंद, टेपियोका या फिर आलू। तो ये देखिए आपका यहाँ पर मूली, टेपियोका और शकरकंद, ये तीनों ही जड़ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आलू के साथ साथ अदरक के साथ साथ लहसुन, और लहसुन जैसे कि आलू तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, और रतालू भी। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, रतालू आपने खाए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू, अदरक, लहसुन और रतालू, ये क्या है? ये तना है। इनको क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है ना। याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है, जो गोल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आलू कैसा होता है? गोल होता है, जिनकी पूंछ नहीं निकली होती है। जैसे कि मूली को देखिएगा, मूली किस प्रकार की होती है? इस प्रकार से। तो इसकी क्या हो? पूंछ होती है। तो जहां पर पूंछ होती है, जिनमें वो क्या होती हैं? जड़ होती हैं। और जिनमें पूंछ नहीं होती, जैसे गोल होती है, आपने अदरक भी देखा होगा, उसमें पूंछ नहीं होगी, लहसुन में भी पूंछ नहीं होती, रतालू में भी नहीं होती है। तो ये क्या है? ये तना है। तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? पृथ्वी से छोटा कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, बुध है या फिर शनि है? सभी को पता है ये तो, है ना, कि हमारे सौरमंडल में जो पृथ्वी से छोटा है वो कौन सा है? बुध है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजेन है, लिंगुफेन है, मापू टोपू है या फिर सूखी है? तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। जहां पर हांगकांग आ जाता है वहां लिंगुफेन आपके मन में, आपके जहन में आ जाता है, क्योंकि काफी बार आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा। तो लिंगुफेन आपका सही आंसर होगा। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच? यहाँ पर उस पक्षी के बारे में बताना है जिसकी चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। तो उसकी चोंच कैसी होती है? हुक जैसी चोंच होती है। यहाँ पर चोंच लिखा हुआ है ना, चोंच होती है। वो किसकी होती है? ये जो हुक जैसी वाली चोंच कैसी होती है? जो मीट को काटने और खाने वाली होती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति, वर्ली आर्ट जिसे बोलते कला, जिसको बोला जाता है ना, आर्ट मतलब कला, के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है बांस और पत्थरों से बनती हैं। बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, या फिर मिट्टी और पत्थरों से? वर्ली जनजाति के लोग जो वर्ली आर्ट करते, वर्ली कला जो करते हैं, जो कि सुप्रसिद्ध है, वो किससे बनाते हैं? तो वो गाय के गोबर और मिट्टी से बनाते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो मैंने देखिए एक वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी उद्यान है, जितने भी अभ्यारण्य हैं और जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे एक ही वीडियो में दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइएगा और जो भी अभी लेटेस्ट एक महीने के अंदर अंदर हमने जो वीडियो बनाई है वो एक एक करके देख लीजिएगा। आप सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हर वीडियो को बनाया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में, है ना। तो वहां पर सारी जानकारी दी गई है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन या फिर इनमें से सभी। तो यहां पर देखिए कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा गया है। तो ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को संदर्भित करता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 21 मई 1949 को, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को या फिर 13 नवंबर 1949 को? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था संविधान सभा ने? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 50 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 30 वर्ष? सही आंसर होगा आपका 35 वर्ष। याद रखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम जो आयु होगी, जो होनी चाहिए, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से या फिर यूएसएसआर से? तो ये लिया गया है आपका यूएसएसआर यानी कि रूस से, है ना। और रूस से जो पंचवर्षीय योजना है ये भी रूस से ही लिया गया है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या फिर दोरांग घाटी में? कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका होगा शांत घाटी में। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 या फिर 11 दिसंबर 2002? यहां पर भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, पूछा गया है। तो यह पारित किया गया था आपका 11 दिसंबर 2002 को। कब? 11 दिसंबर 2002 को। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस के पौधे लगाना, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या फिर जैविक खेती? तो यहां पर देखिए कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायक है, तो वो है जैविक खेती। कौन सी? जैविक खेती। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि बताया था कि टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी के बारे में आपको बताना है। खारे पानी वाला मगरमच्छ है, ओलिव रिडले टर्टिल है, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है या फिर गंगा प्रवासी घड़ियाल है? तो इसके बारे में पता होगा जलीय प्राणी के बारे में, वो है आपका गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आपको ये 100 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, कम समय में आपको ये प्रश्न मिले। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।